हेलो एवरीवन, लर्निंग बॉटनी विद एसजे में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने स्टार्च एंड सुक्रोज मेटाबॉलिज्म इन प्लांट्स के टॉपिक को डिस्कस करना शुरू किया था और उससे पहले हमने फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर को भी कवर किया है। सो आई होप कि फोटोसिंथेसिस का जो पोर्शन है वो आप सभी को क्लियर होगा। बात करें अगर स्टार्च एंड सुक्रोज सिंथेसिस की, तो हमने पिछले क्लास में स्टार्च सिंथेसिस को डिस्कस किया था एंड आज के क्लास में हम सुक्रोज के सिंथेसिस को डिस्कस करने वाले हैं। सो बिफोर डेल्विंग इनटू द मैटर, जस्ट क्विक रिविजन। ये हमने देखा था कि स्टार्च एंड सुक्रोज दोनों का ही फॉर्मेशन प्लांट सेल्स में ट्रायोस फॉस्फेट से होता है, जो कि कैल्विन साइकिल के प्रोसेस के थ्रू क्लोरोप्लास्ट में सिंथेसाइज होता है। Okay, but the position in the cell where these are synthesized are different. तो स्टार्च जो है उसकी सिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में ही होती है और जो सुक्रोज है उसका सिंथेसिस साइटोसोल पे होता है। ये वेरिंग पोजीशंस जो होते हैं स्टार्च एंड सुक्रोज के, ये बेसिकली इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के कॉन्सेंट्रेशन की वजह से होते हैं। सो इफ साइटोसोल में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई है तो उस टाइम पे सुक्रोज का सिंथेसिस होगा, और अगर साइटोसोल में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का कॉन्सेंट्रेशन लो है तो उस केस में स्टार्च का ही सिंथेसिस होगा। इसको अगर और एक्सप्लेन करें तो साइटोसोल में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कॉन्सेंट्रेशन हाई होने की वजह से जो ट्रायोस फॉस्फेट्स क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट से बाहर निकलते हैं और उनसे सुक्रोज का सिंथेसिस होता है। अगर साइटोसोल में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कॉन्सेंट्रेशन लो है तो ट्रायोस फॉस्फेट्स विल रिमेन इन द क्लोरोप्लास्ट एंड फिर वहां पे स्टार्च का ही सिंथेसिस होगा। So when we talk about the transport of triose phosphates and inorganic phosphate inside and outside of the chloroplast, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आ जाती है, या हम बोल सकते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इस प्रोसेस का होता है एक ट्रांसलोकेटर प्रोटीन जो कि क्लोरोप्लास्ट के मेम्ब्रेन पर सिचुएटेड रहता है। वी कॉल दिस एज द ट्रायोस फॉस्फेट ट्रांसलोकेटर। ओके, सो ये होता क्या है? सो दिस इज अ मेम्ब्रेन प्रोटीन. It is a translocator. That means it will translocate molecules from one side of the membrane to the other side. Okay, so ये present होता है क्लोरोप्लास्ट के मेम्ब्रेन पर और इसी के थ्रू इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का मूवमेंट होता है एंड उसके रिटर्न में जो ट्रायोस फॉस्फेट्स हैं उनका मूवमेंट होता है। ऑलराइट, सो यहाँ हो क्या रहा है सच? जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कॉन्सेंट्रेशन साइटोसोल में ज्यादा है तो इट विल मूव through the translocator, through this translocator inside the chloroplast, and उसके रिटर्न में क्लोरोप्लास्ट से जो ट्रायोस फॉस्फेट्स बनते हैं वो बाहर साइटोसोल में आ जाते हैं। ओके, सो बिकॉज ये दो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है इस वजह से ये एक एंटीपोर्ट है। राइट, एंड आई होप कि आपको एंटीपोर्ट, सिम्पोर्ट एंड यूनिपोर्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। एंटीपोर्ट इज दैट मेम्ब्रेन प्रोटीन थ्रू विच द मॉलिक्यूल्स मूव, टू मॉलिक्यूल्स मूव साइमल्टेनियसली बट इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। सिम्पोर्ट में दो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में होता है और यूनिपोर्ट में एक टाइम पर सिर्फ एक मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है। सो आई रियली होप दैट ये जो चीजें हैं ये आप सभी को क्लियर होंगी। ओके, सो जो मैंने अभी आपको बताया है मैं उसको एक डायग्राम के थ्रू, एक बहुत ही सिंपल डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। फाइन, सो दिस इज द क्लोरोप्लास्ट और ये साइटोसोल है क्लोरोप्लास्ट के बाहर। ओके, क्लोरोप्लास्ट के मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है ट्रायोस फॉस्फेट ट्रांसलोकेटर। अब यहाँ हो क्या रहा है? अगर साइटोसोल में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा हाई है तो ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इसी ट्रायोस फॉस्फेट ट्रांसलोकेटर के थ्रू मूव करेगा साइटोसोल से क्लोरोप्लास्ट में। ओके, और यहां पे ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एटीपी के जनरेशन में हेल्प करेगा। सो लाइट रिएक्शन में हमने देखा था, अगर आपको याद होगा, हमने देखा था कि कैल्विन लाइट रिएक्शन में एटीपी का जनरेशन होता है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। ऑलराइट, सो वहां पे यही इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन्वॉल्व रहेगा जो कि एडीपी के साथ कंबाइन करके एटीपी फॉर्म करेगा। राइट, एंड इस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के मूवमेंट के साथ साथ एक मूवमेंट ट्रायोस फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स का होता है
जो क्लोरोप्लास्ट में accumulated हैं due to the Calvin cycle, these have been actually formed during the Calvin cycle. So these triose get transferred through this translocated from chloroplast to the cytosol. So if this transport occurs, these triose will be forming sucrose in the cytosol. वहीं अगर इस साइटोसोल में ही इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कॉन्सेंट्रेशन लेस है तो कोई भी मूवमेंट नहीं होगी, जिसके वजह से ये ट्रायोस फॉस्फेट्स क्लोरोप्लास्ट में ही टिक जाते हैं एंड देयर दे विल फॉर्म स्टार्च. Okay, so there they form starch. So this membrane antiporter is a very important component of this entire process, and through this only the molecules move from chloroplast to cytosol or vice versa. Okay, so talking about the process now. So सबसे पहले शुरुआत हो रही है वही ट्रायोस फॉस्फेट मॉलिक्यूल से, जिसको एल्डोलेज के थ्रू फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट किया जाता है. फिर इस फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट का डीफॉस्फोराइलेशन होगा बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज एंड ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में. इसको फिर आइसोमराइज करके ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया जाएगा बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम हेक्सोज फॉस्फेट आइसोमरेज, राइट. एंड देन बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम इस फॉस्फेट मॉलिक्यूल ग्रुप को जो 6 पोजीशन पे था उसको फर्स्ट पोजीशन पे शिफ्ट कर दिया जाएगा. सो फॉर्मिंग ग्लूकोज 1 फॉस्फेट. टिल हियर द प्रोसेस इज सिमिलर टू दैट ऑफ स्टार्च सिंथेसिस. अब यहां पर जो एंजाइम है वो डिफरेंट हो जाता है. सो अब ये एंजाइम हो जा रहा है यूडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज, और ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को यूडीपी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दे रहा है. अब because we know that sucrose is a disaccharide made up of glucose and fructose monomers, so along with this glucose we need one fructose molecule as well. So अब इस UDP glucose के साथ fructose 6 phosphate आके ऐड होगा and by the action of sucrose phosphate synthase enzyme sucrose 6 phosphate का synthesis होता है. This enzyme is important because it catalyzes the transfer of glucose residue. मतलब ये क्या करेगा, इस UDP ग्लूकोज से इस ग्लूकोज के रेसिड्यू को ट्रांसपोर्ट करके फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के साथ ऐड करवा देगा, जिससे कि सुक्रोज 6 फॉस्फेट बन जा रहा है. बट हमें चाहिए सुक्रोज. सो फाइनली इस सुक्रोज 6 फॉस्फेट का भी डीफॉस्फोराइलेशन होगा बाय एक्शन ऑफ सुक्रोज फॉस्फेट फॉस्फेटेज एंजाइम forming sucrose. So this sucrose is now ready to be transferred in all the different cells of the plant. So I hope कि आपको आज का जो टॉपिक था सुक्रोज सिंथेसिस का वो क्लियर होगा. एंड ये एक्चुअली स्टार्च सिंथेसिस से बहुत सिमिलर है टिल अ सर्टेन रिएक्शन, जहाँ पे यूडीपी ग्लूकोज एंड एडीपी ग्लूकोज का डिफ्रेंसिएशन हो जाता है. So if you remember it, I would suggest, if you want to learn about it, I would suggest कि इन दोनों ही प्रोसेसेस को आप साइड बाय साइड अपनी कॉपी में लिखिए, ओके. और उसके साथ जो आप रिएक्शंस लिख रहे हैं वो साथ ही में लिखते जाइए, और उनके एंजाइम्स भी आप बिल्कुल साथ साथ में ही लिखते जाइए. तो एक सर्टन लेवल तक, एक सर्टन सबस्ट्रेट फॉर्मेशन, यानी कि स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के फॉर्मेशन तक ये पूरा का पूरा जो स्टेप होता है, ये पूरा का पूरा रिएक्शन जो होता है, दोनों ही रिएक्शंस बिल्कुल सेम होते हैं. उसके बाद जो डिफ्रेंसिएशन आती है तो आपको फिर उसको याद करने में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी. सो आई होप कि दिस ट्रिक विल हेल्प यू इन रिमेम्बरिंग द मेटाबॉलिक सिंथेसिस ऑफ स्टार्च एंड सुक्रोज. एंड आगे की वीडियोस में हम आगे के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे. अभी हमने इसके आगे कैटाबॉलिज्म भी डिस्कस करना है. तो आज के लिए बस इतना ही. आई होप कि आपको आज का टॉपिक क्लियर होगा. हम आपसे जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टडी वेल, हैव अ गुड डे, बाय बाय.